जॉर्डन बी पीटरसन की किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ। अध्याय 1, परिचय। जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। हर पल हम व्यवस्था और क्योस के बीच पतली रस्सी पर चलते हैं। व्यवस्था हमें संरचना, परिचय और सुरक्षा देती है, वही क्योस अनजाने खतरे और अनिश्चितता का प्रतीक है। दोनों शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और हमारे जीवन को आकार देती है। चुनौती है इनके बीच संतुलन बनाना और मुश्किलों के बावजूद जिंदगी में अर्थ ढूंढना। इतिहास में इंसानों ने धर्म, फिलॉसफी और कहानियों का सहारा लिया है ताकि जीवन में उन्हें राह मिले। आदम और ईव की कथा, सोक्रेटिस की शिक्षाएं और यिन यांग जैसी चीजें हमें सिखाती हैं कि जीवन में संतुलन कैसे बनाया जाए। आज के समय में तेज बदलाव, सांस्कृतिक भ्रम और निजी संघर्षों के बीच कई लोग खुद को असहाय महसूस करते हैं। ऐसे में ये 12 नियम आपको क्लैरिटी देते हैं। ये कोई आदेश नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी, मिथकों और अनुभव से निकले सिद्धांत हैं। हर नियम जीवन के किसी जरूरी पक्ष जैसे जिम्मेदारी, सत्य, अनुशासन, मित्रता, त्याग और अर्थ से जुड़ा हुआ है और हमें ईमानदारी से जीवन की मुश्किलों का सामना करने में मदद करता है। ये किताब हमें सिखाती है कि हम जीवन को सीधे तरीके से देखें, जिम्मेदारी लें और अपने संघर्षों में ही अर्थ खोजें। अध्याय 2, व्यवस्था और अस्त व्यस्तता के बीच संतुलन। जीवन में हमेशा व्यवस्था यानी ऑर्डर और अस्त व्यस्तता यानी क्योस के बीच का खेल चलता रहता है। व्यवस्था वो दुनिया है जिसे हम समझते हैं, जहां नियम साफ होते हैं, भूमिकाएं तय होती हैं और जीवन स्थिर महसूस होता है। ये हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या और परिचित माहौल में सुरक्षा का एहसास है। दूसरी ओर अस्त व्यस्तता अनजान है, जैसे अचानक बीमारी, नुकसान, असफलता या कोई भी ऐसी घटना जो हमारे प्लान को तोड़ देती है। जहां व्यवस्था हमें सुरक्षा देती है, वहीं बहुत अधिक व्यवस्था जड़ता और ठहराव पैदा कर सकती है। अस्त व्यस्तता डरावनी जरूर है, लेकिन वही नए अवसरों, विकास और परिवर्तन का सोर्स भी है। दुनिया हमारी समझ से कहीं अधिक मुश्किल है। मुश्किलों को संभालने के लिए हमारा मन केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जो उस समय जरूरी लगती हैं। ये दृष्टिकोण हमें मुश्किलों को संभालने में मदद करता है, लेकिन साथ ही हमें उन बड़े पैटर्न्स को देखने से भी रोक सकता है जो हमारे जीवन को आकार देते हैं। इस दोहरे रिजल्ट्स को पहचानना ही हमें जीवन की अनिश्चितताओं के लिए तैयार करता है, साथ ही रोज की व्यवस्था का आनंद लेने में भी मदद करता है। लेखक प्राचीन ज्ञान, मिथ्स और आधुनिक साइकोलॉजी ये दिखाते हैं कि सफल जीवन के लिए इन दोनों शक्तियों का संतुलन जरूरी है। यिन यांग चिन्ह से इसे खूबसूरती से दर्शाता है, जैसे हर पक्ष में दूसरे का अंश मौजूद होता है, जिससे पता चलता है कि न तो केवल व्यवस्था और न ही केवल अस्त व्यस्तता पर्याप्त है। मुसीबत तब आती है जब हम किसी एक पक्ष से बहुत ज्यादा चिपक जाते हैं। पूरी तरह अस्त व्यस्तता से भरा जीवन डरावना हो जाता है, जबकि केवल व्यवस्था में फंसा जीवन घुटन भरा हो जाता है। इस संतुलन को साधने के लिए निरंतर आत्म जागरूकता, अनुकूलता और अनजान परिस्थितियों का सामना करने का साहस चाहिए। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि सच और ईमानदारी इस संतुलन को संभालने में कितनी जरूरी भूमिका निभाते हैं। अध्याय 3, सच, ईमानदारी और शब्दों की शक्ति। शब्द हमारे जीवन को आकार देते हैं। जब भी हम बोलते हैं, हम न केवल दूसरों को प्रभावित करते हैं, बल्कि स्वयं को भी। जब लोग झूठ बोलते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, वे दुनिया की अपनी समझ को विकृत कर देते हैं। झूठ एक ऐसा कमजोर ढांचा बनाता है जिसे बनाए रखने के लिए और अधिक झूठ बोलने पड़ते हैं। अंततः
जब वास्तविकता को और नकारा नहीं जा सकता तो ये ढांचा ढह जाता है। झूठ पल भर के लिए सुकून तो देता है, लेकिन लंबे समय में हमेशा नुकसान का कारण बनता है। लेखक बताते हैं कि सच केवल तथ्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने अंतर्मन के अनुसार जीने में है। जब व्यक्ति बिना सवाल किए दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार ढल जाता है, तो वो अपनी पहचान खो देता है। वो बाहरी मांगों का प्रतिबिंब बन जाता है, न कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद के अनुसार चलता हो। ये झूठी सज्जनता या सुविधा के नाम पर किया गया समर्पण सबसे खतरनाक प्रकार की बेईमानी है। सच बोलना स्पष्टता लाता है और चिंता को कम करता है। ये अनिश्चितता के बीच स्थिरता प्रदान करता है और समस्याओं का सीधे सामना करने की क्षमता देता है। सच बोलना साहस मांगता है, खासकर तब जब ये सामाजिक मान्यताओं को चुनौती दे या अपनी कमजोरियों को उजागर करे। लेकिन इसी ईमानदारी में विकास, गहरे संबंधों और वास्तविक समझ की संभावना छिपी होती है। नीत्शे ने कहा था, किसी व्यक्ति की आत्मा की शक्ति इस बात से मापी जाती है कि वो कितनी सच्चाई को सहन कर सकता है। लेखक हमें सच को जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने का आग्रह करते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और जीवन की मुश्किलों का ईमानदारी से सामना करने के लिए। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे सिर ऊंचा करके खड़ा होना और जिम्मेदारी लेना आत्मविश्वास को बदल देता है और आपके भाग्य को आकार देता है। अध्याय 4, आत्मविश्वास और जीवन की जिम्मेदारी। प्रकृति की हायरार्की केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए लॉबस्टर भी अपने क्षेत्र, भोजन और साथी के लिए लड़ते हैं। विजयी लॉबस्टर के मस्तिष्क में सेरोटोनिन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे उसका पोस्चर, आत्मविश्वास और आगे के मुकाबलों में जीत की संभावना भी बढ़ जाती है। हारने वाले लॉबस्टर झुक जाते हैं और उनका मस्तिष्क उनके निचले दर्जे को दर्शाता है। ये व्यवहार मनुष्यों में भी समान रूप से देखा जाता है। मनुष्य भी सामाजिक हायरार्की में रहते हैं। सफलता आत्मविश्वास को मजबूत करती है, जबकि बार बार की असफलता असुरक्षा को जन्म देती है। बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर और दृष्टिकोण न केवल दूसरों की धारणाओं को प्रभावित करते हैं, बल्कि स्वयं की धारणा को भी। जो व्यक्ति झुककर चलता है और आंखों में आंखें डालने से कतराता है, वो हार का संकेत देता है, जबकि जो सिर ऊंचा रखता है वो सम्मान और आत्म आश्वासन अर्जित करता है। लेखक बताते हैं कि सिर ऊंचा करके खड़ा होना केवल पोस्चर नहीं है, बल्कि अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने का प्रतीक है। जीवन चुनौतियों से भरा है और परिस्थितियों या दूसरों को दोष देना कभी समाधान नहीं होता। सच्ची शक्ति तब आती है जब हम ये स्वीकार करते हैं कि दुख को टाला नहीं जा सकता, लेकिन हम किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं ये हमारे हाथ में है। जिम्मेदारी लेने का मतलब है जीवन की मुश्किलों को अपनी इच्छा से उठाना, ना कि उसके नीचे दब जाना। ये साहस मांगता है कि हम कष्टों का सामना करें और अनुशासन बनाए रखें, ताकि हम कठिनाइयों के बावजूद अर्थपूर्ण लक्ष्यों का पीछा कर सकें। इस चीज को स्वीकार करना ही व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माता बनाती है। सिर ऊंचा करके खड़ा रहना इस तैयारी का संकेत है कि हम गरिमा और संकल्प के साथ जीवन का सामना करने को तैयार हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि आपके साथ रहने वाले लोग आपके जीवन और विकास को किस हद तक प्रभावित करते हैं। अध्याय 5, ऐसे रिश्ते चुनना जो आपको आगे बढ़ाएं। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वे हमारे जीवन की दिशा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अच्छे रिश्ते हमें प्रेरित करते हैं, चुनौती देते हैं और विकास के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दूसरी ओर नकारात्मक संबंध हमें नकारात्मकता, आक्रोश और ठहराव के चक्र में खींच सकते हैं। लेखक चेतावनी देते हैं कि जो लोग
अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हैं, उनके साथ रहना हमें भी वैसे ही नुकसानदायक रास्तों पर ले जा सकता है। सच्ची मित्रता सुविधा या मजबूरी पर नहीं, बल्कि समर्थन और एक जैसे मूल्यों पर आधारित होती है। एक सच्चा मित्र वही चाहता है जो वास्तव में आपके लिए सबसे अच्छा हो, ना कि केवल वही जो आसान या सुखद लगे। वे जरूरत पड़ने पर आपको चुनौती देते हैं, आपकी सफलताओं का जश्न मनाते हैं और जब आप भटकते हैं तो ईमानदार सलाह देते हैं। ये परस्पर जवाबदेही दोनों व्यक्तियों के विकास को बढ़ावा देती है। कई बार लोग अकेलेपन के डर या गलत वफादारी के कारण बुरे रिश्तों में बने रहते हैं। वे हानिकारक व्यवहार को सहन करते रहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कभी बदलाव आएगा, जो अक्सर नहीं आता। लेखक आग्रह करते हैं कि हम उन लोगों का बोझ उठाने के लिए बाध्य नहीं हैं जो स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे संबंधों से बाहर निकलकर हम खुद को ऐसे अर्थपूर्ण संबंधों के लिए मुक्त करते हैं जो हमारे विकास को पोषित करते हैं। बातचीत भी अच्छे संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सच्चा संवाद तर्क जीतने के लिए नहीं होता, बल्कि सुनने, विचारों का आदान प्रदान करने और समझ की तलाश का माध्यम होता है। जब दोनों पक्ष सीखने के लिए तैयार होते हैं, तो बातचीत आपसी खोज और ज्ञान का साधन बन जाती है। अपने साथियों का चयन सावधानी पूर्वक करना अपने ही भले के लिए जरूरी है। आपके साथ रहने वाले लोग आपके चरित्र, मूल्यों और अंततः आपके भाग्य को आकार देते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि आत्म संदर्भ और व्यक्तिगत विकास ही स्थायी प्रगति के सच्चे मानक हैं। अध्याय 6, अपने आज की तुलना बीते हुए कल से करें। आधुनिक दुनिया में तुलना करना लगभग आम सा लगता है। सोशल मीडिया, वैश्विक कंपटीशन और दूसरों की उपलब्धियों को लगातार देखने से आसानी से हीनता की भावना पैदा हो सकती है। लेकिन लेखक बताते हैं कि दूसरों से तुलना करना अक्सर निराशा, ईर्ष्या और असफलता की झूठी भावना को जन्म देता है। वास्तव में महत्वपूर्ण तुलना केवल अपने बीते हुए स्वयं से होनी चाहिए। जीवन कोई एक दौड़ नहीं है जिसमें केवल एक विजेता होता है, बल्कि ये व्यक्तिगत चुनौतियों और विकास के अवसरों की एक जटिल श्रृंखला है। जब हम ये देखते हैं कि हम दूसरों की तुलना में कहाँ खड़े हैं, तो हम अपनी अनूठी परिस्थितियों, लक्ष्यों और संघर्षों की अनदेखी करते हैं। इसके बजाय प्रगति इस बात से मापी जानी चाहिए कि क्या आप आज बीते हुए कल की तुलना में बेहतर हैं। ये दृष्टिकोण प्रेरणा और रेजिलियंस को बढ़ाता है। छोटे छोटे सुधार भी महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ अतिरिक्त पन्ने पढ़ना, थोड़ा और व्यायाम करना या कल की तुलना में अधिक धैर्य दिखाना, ये सभी छोटी छोटी जीतें हैं। ये छोटे कदम धीरे धीरे चरित्र और क्षमता का निर्माण करते हैं। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं, तो अक्सर हम उनके किसी एक क्षेत्र की श्रेष्ठता को देखते हैं और उनके बाकी संघर्षों को अनदेखा कर देते हैं। ये चयनात्मक दृष्टिकोण असलियत को खराब कर देता है और आत्मविश्वास को कम करता है। अपनी प्रगति को पहचानना स्पष्टता लाता है और उद्देश्य की भावना को बनाए रखता है। लेखक नियमित सेल्फ एनालिसिस का सुझाव देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति घर की बाहरी और अंदरूनी खामियों का निरीक्षण करता है, वैसे ही अपने जीवन का ईमानदारी से मूल्यांकन करें, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करें और ठोस कदम उठाएं। इस तरह आप अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर केंद्रित रहते हैं और बाहरी मानकों से विचलित नहीं होते। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि पालन पोषण, अनुशासन और जिम्मेदारी कैसे मजबूत और सक्षम व्यक्तियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्याय 7, पालन पोषण, अनुशासन और सक्षम व्यक्तियों का निर्माण। बच्चों का पालन पोषण करना किसी भी व्यक्ति द्वारा निभाई जाने वाली सबसे गहरी जिम्मेदारियों में से एक है।
बच्चे जन्म से ही ना तो पूरी तरह अच्छे होते हैं और ना ही बुरे। उनके भीतर संभावनाएं होती हैं जिन्हें मार्गदर्शन, अनुशासन और प्रेम के माध्यम से आकार देना होता है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि माता पिता को केवल मित्र नहीं बल्कि जिम्मेदार मार्गदर्शक बनना चाहिए, जो अपने बच्चों को दुनिया का सामना करने के लिए तैयार करे। बच्चे व्यवहार की सीमाओं को परखते हैं ताकि वे समझ सकें कि क्या सही है। यदि माता पिता स्पष्ट और सुसंगत नियम तय करने में असफल रहते हैं तो बच्चे असमंजस और चिंता में रहते हैं। अनुशासन उन्हें ढांचा प्रदान करता है जिससे वे मुश्किल वास्तविकताओं को समझना सीखते हैं। इसके बिना वे जिम्मेदार और सक्षम वयस्क बनने में कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अनुशासन कोई कठोर दंड नहीं है बल्कि दृढ़ न्याय संगत सुधार है। नियम कम, स्पष्ट और लगातार लागू होने चाहिए। दंड ऐसा हो जो सिखाए, ना कि अपमानित करे। कभी कभी केवल सख्त नजर ही काफी होती है। अन्य अवसरों पर उपयुक्त सीमाएं आवश्यक हो सकती हैं। अत्यधिक सुरक्षा भी नुकसानदायक हो सकती है। बच्चों को हर जोखिम से बचाना उन्हें आत्मविश्वास और एडजस्टमेंट विकसित करने से रोकता है। जैसे स्केटबोर्डिंग करते बच्चे प्रैक्टिस से संतुलन सीखते हैं, वैसे ही बच्चों को भी चुनौतियों का सामना करके गलतियों से सीखने का अवसर मिलना चाहिए। संघर्ष दक्षता सिखाता है और दक्षता आत्मसम्मान बनाती है। माता पिता को अपने निर्णयों में एकजुट भी रहना चाहिए ताकि बच्चे देखभाल करने वाले के बीच मतभेद का फायदा न उठा सकें। सुसंगत और संतुलित पालन पोषण ऐसे बच्चों का निर्माण करता है जो सम्मानपूर्ण, स्वतंत्र और जीवन की कठिनाइयों के लिए तैयार होते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि त्याग और डिलेड संतोष में महारत कैसे चरित्र का निर्माण करती है। अध्याय 8, त्याग और विलंबित संतोष में महारत। मनुष्य बहुत पहले से ही त्याग की शक्ति को समझते आए हैं। प्राचीन समय में लोग अपने अनाज का एक हिस्सा भविष्य की आवश्यकता के लिए बचा कर रखते थे। ऐसा करके वे तुरंत फायदे को टालकर समुदाय की भलाई सुनिश्चित करते थे। ये सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है। शॉर्ट टर्म सुखों को छोड़ना लंबे समय के बाद फायदे ला सकता है। लेखक बताते हैं कि त्याग का अर्थ केवल अपने आप को वंचित करना नहीं है, बल्कि किसी ऊंचे लक्ष्य की ओर बढ़ना है। जो लोग केवल तात्कालिक सुखों के पीछे भागते हैं, वे अक्सर लत, अत्यधिक भोग और पछतावे के विनाशकारी सर्कल में फंस जाते हैं। अनुशासन को बनाए रखना चरित्र और लचीलापन यानी रेजिलियंस विकसित करता है। त्याग का मतलब है वर्तमान के कष्ट को भविष्य के लक्ष्य की सेवा में स्वीकार करना। ध्यान भटकाने वाली चीजों को छोड़कर पढ़ाई करना, बिना सोचे समझे पैसे खर्च करने के बजाय बचत करना या अस्वस्थ आदतों की जगह स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये सभी विलंबित संतोष के उदाहरण हैं। भले ही एक क्षण में छोटे लगें, लेकिन समय के साथ ये स्थिरता और संतोष लाते हैं। लेखक ये भी चेतावनी देते हैं कि त्याग कहीं परफेक्शन का रोग ना बन जाए। अत्यधिक कठोरता हताशा को जन्म देती है। आपका लक्ष्य संतुलन बनाना है, त्याग को अपनाना है, लेकिन आनंद लेने की क्षमता को खोए बिना। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे कष्टों में भी अर्थ पाया जा सकता है और जीवन के छोटे छोटे सुख कठिनाइयों के बीच भी आशा की किरण बन सकते हैं। अध्याय 9, कष्टों में अर्थ खोजना और जीवन के छोटे छोटे सुखों को सराहना। मुश्किलें जीवन का अटूट हिस्सा है। बीमारी, हानि, निराशा और अन्याय हर किसी के जीवन को किसी न किसी मोड़ पर छूते हैं। लेखक बताते हैं कि हम इन मुश्किलों को पूरी तरह मिटा तो नहीं सकते, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि उनका सामना कैसे करें। इसी चुनाव में अर्थ छुपा होता है। ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण मिलते हैं
जैसे अलेक्जेंडर सोल्जेनित्जिन, जिन्होंने अत्याचार पूर्ण शासन के अधीन अत्यधिक पीड़ा सही, परंतु उन्होंने अपने दुख को उद्देश्य में बदल दिया। वे कड़वाहट में नहीं डूबे, बल्कि अपने जीवन की जिम्मेदारी ली और अपने अनुभवों के माध्यम से सत्य और परिवर्तन को दुनिया के सामने रखा। दूसरों या दुनिया को दोष देना केवल आक्रोश और निराशा को बढ़ाता है। कठिनाइयों में भी जिम्मेदारी लेना व्यक्ति को गरिमा बनाए रखने और उद्देश्य खोजने का अवसर देता है। इस प्रकार का जागरूक सामना व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है और संसार में स्थिरता प्रदान करता है। इसी के साथ लेखक हमें याद दिलाते हैं कि जीवन के छोटे छोटे सुखों को भी सराहना चाहिए। किसी अनजान की मुस्कान, साझा हंसी या धूप की हल्की गर्मी, ये छोटे छोटे क्षण कठिन समय में भी सुकून दे सकते हैं। ये पल भर की खुशियां जीवन को उसकी गहराई और संतुलन प्रदान करते हैं। सड़क पर मिली बिल्ली को सहलाने की साधारण क्रिया इस दृष्टिकोण का प्रतीक है। छोटे छोटे अप्रत्याशित सुखों पर ध्यान देकर हम जीवन के मूल्य को उसकी पीड़ा के बावजूद स्वीकार करते हैं। ये सजग जागरूकता हमें वर्तमान में टिके रहने और लचीलापन विकसित करने में सहायता करती है। जिम्मेदारी, स्वीकृति और आभार के माध्यम से हम अर्थ खोजते हैं और आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त करते हैं। आप सुन रहे थे 12 रूल्स फॉर लाइफ, जिसके लेखक हैं जॉर्डन बी पीटरसन। सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।